अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था और बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। और इन दोनों मॉडल का बुनियादी मकसद था एटम की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना, एटम की शेप को डिस्क्राइब करना कि एटम क्या है, स्टेबल पार्टिकल है, अनस्टेबल पार्टिकल है, उसकी शेप, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और वो कितने पार्टिकल से मिलकर बना है। ये सारा कुछ बयान करने के लिए दो मॉडल पेश किए गए थे जिनका नाम था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड ने पेश किया था और बोर एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने पेश किया था। तो इन दोनों ने अपने अपने मॉडल पेश किए थे, लेकिन सबसे पहले जो पेश किया था वो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया था, लेकिन उसके मॉडल में चंद डिफेक्ट थे। उन डिफेक्ट को फिर क्लियर किया था नील बोर ने और उसने एक और मॉडल पेश किया जिसे नाम दिया गया बोर एटॉमिक मॉडल। और आजकल जो ऑथेंटिक मॉडल डिस्क्राइब किया जाता है या माना जाता है वो नील बोर का ही मॉडल है। क्यों? क्योंकि वो एटम की स्ट्रक्चर को बिल्कुल वाज़ेह तरीके से डिस्क्राइब करता है। फिर आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जो दो मॉडल हमने पढ़े हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम बताना चाहें कि जो दो मॉडल हैं हमने डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया था, लेकिन उनमें बेसिक डिफरेंस क्या हैं वो आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है कि रदरफोर्ड और बोर एटॉमिक मॉडल में बेसिक डिफरेंस क्या था जिसकी वजह से बोर एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से मुख्तलिफ माना जाता है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस थी वो थी इनकी फाउंडेशन, इनकी बुनियाद, कि नील बोर ने और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश करने के लिए अलग अलग बुनियादें इस्तेमाल की। जैसा कि रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश करने के लिए, यानी कि उसने एटम की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए क्लासिकल थ्योरी का सहारा लिया था। और क्लासिकल थ्योरी जो है ये अबाउट प्लानिटरी सिस्टम को डिस्क्राइब करती है, यानी कि प्लानिटरी सिस्टम के हवाले से एक थ्योरी पेश की गई थी जिसे क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था एटम की जो शेप है वो क्लासिकल प्लानिटरी सिस्टम से मिलती है, सोलर सिस्टम से मिलती है। तो उसे एटम की शेप को जब उसने कहा कि प्लानिटरी सिस्टम से मिलती है तो उसने उस शेप को डिस्क्राइब करने के लिए क्लासिकल थ्योरी का सहारा लिया। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश करने के लिए क्लासिकल थ्योरी का सहारा लिया, जबकि नील बोर ने अपना मॉडल पेश करने के लिए मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया। और मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये एनर्जी के बारे में थी, जो एनर्जी की नेचर को डिस्क्राइब करती है। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बुनियाद क्लासिकल की थ्योरी पर थी, जबकि बोर एटॉमिक मॉडल की बुनियाद मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पर थी। जो दूसरा बेसिक डिफरेंस है, रदरफोर्ड के मुताबिक एटम जो है वो अनस्टेबल है, मतलब एटम क्याम पजीर नहीं है, एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है। और कैसे तबाह होता है वो भी हमने पढ़ा था कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसी न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हुए न्यूक्लियस में जाकर गिरेंगे और पूरा एटम तबाह हो जाता है। तो ये कहा था रदरफोर्ड ने कि एटम जो है वो अनस्टेबल पार्टिकल है, मतलब वो क़याम पजीर नहीं है, जबकि नील बोर ने कहा था जो एटम है वो स्टेबल पार्टिकल है। तो एटम नील बोर के मुताबिक स्टेबल है, जबकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम जो है वो अनस्टेबल है। ये सेकंड बेसिक डिफरेंस। थर्ड जो बेसिक डिफरेंस है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के इर्द गिर्द, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, पर इन सर्कुलर पाथ को उसने कोई नाम नहीं दिया, जबकि नील बोर ने इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट का नाम दिया। तो ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है, ऑर्बिट है या शेल है या एनर्जी लेवल, ये जो वर्ड यूज़ किए थे ये नील बोर ने यूज़ किए थे उन सर्कुलर पाथ के लिए जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने उन पाथ को जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हें कोई नाम नहीं दिया। तो थर्ड जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि ऑर्बिट का जो वर्ड है वो नील बोर ने यूज़ किया था फॉर द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जबकि उन सर्कुलर पाथ को रदरफोर्ड ने कोई नाम नहीं दिया। फोर्थ जो बेसिक डिफरेंस है कि रदरफोर्ड के मुताबिक एटम जो है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है, जबकि नील बोर कहता है कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो फोर्थ डिफरेंस यही है कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं
उन रिलीज़ होने वाली एनर्जी से कौन से स्पेक्ट्रम बनते हैं, उन स्पेक्ट्रम की बुनियाद पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों मॉडल को। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है, जबकि नील बोर के मुताबिक एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। इनमें जो बेसिक हमने पढ़ा था डिफरेंस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर्स होते हैं वो मर्ज होते हैं, एक दूसरे के अंदर हल होते हैं और उनमें कोई स्पेस नहीं होता। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम का जो बेसिक डिफरेंस है, या अगर आप उसे डिस्क्राइब करना चाहें कि उनमें जो 7 कलर हैं वो एक दूसरे से जुदा जुदा दिखाई देते हैं, उनमें स्पेस होते हैं, उनमें ब्लैक स्पॉट होता है, जिसकी वजह से 7 कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये वो 4 बेसिक डिफरेंस थे जो हम बयान कर सकते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोर एटॉमिक मॉडल से क्यों मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह।